नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जनित एकेडमिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे पहले यह देखा जाए कि अगर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव की किन किन स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करनी होती है। अगर हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए। ये मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। अगर इस अक्ष के अनुदिश हमने कोई बिंदु ले लिया तो इस बिंदु की स्थिति को हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। लेकिन अगर हमने इस वैद्युत द्विध्रुव का लंबार्धक ले लिया और इस लंबार्धक पर कोई बिंदु स्थित है तो इस बिंदु की स्थिति को हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो हमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों ही स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की कैलकुलेशन करनी है। हम एक एक स्थिति के बारे में आराम से डीपली चर्चा करेंगे क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक्स परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम में अल्टरनेट पूछे गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पहली कंडीशन से शुरू करते हैं। हमारे जो पहली कंडीशन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लेके चले कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास। मान लीजिए कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों को 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। भाई जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है, हमें मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश क्रिएट करता है और हमारे वैद्युत द्विध्रुव में तो दो आवेश है ना, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। मतलब यहां जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा प्लस क्यू के द्वारा भी क्रिएट होगा और माइनस क्यू के द्वारा भी क्रिएट होगा। तो इतना ध्यान रहे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि है और सदिश राशियों का योगफल या अंतर हमारे सामान्य बीजगणितीय नियमों से नहीं ज्ञात होता है। इनका योगफल या अंतर ज्ञात करने के लिए हमें सदिश नियमों का पालन करना होगा। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे सदिश समान दिशा में है तो हम सदिशों का परिणामी निकालने के लिए इन्हें जोड़ते हैं और अगर हमारे सदिश विपरीत दिशाओं में है तो इनका परिणामी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें घटाते हैं। तो पहले हम ये देखें कि इन दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं समान है या विपरीत है। और दिशा कैसे ज्ञात करें? तो थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आपने पढ़ी है तो उसकी डेफिनेशन याद की जाए। डेफिनेशन हमने बताई थी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए? धन परीक्षण आवेश। तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है
वहां हम एक धन परीक्षण आवेश लेकर चलते हैं। अब अगर हम बात करें इस प्लस क्यू की, तो ये भी प्लस का चार्ज, ये भी प्लस का चार्ज, समान आवेश है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण, तो ये इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये हमारे प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये माइनस क्यू का चार्ज प्लस वाले चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों विपरीत आवेश। तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब E1 और E2 की बात करें, तो E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो दोनों के डिफरेंस के बराबर। कंफर्म। अब भाई जो भी चार्ज वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, हमें उस चार्ज से बिंदु की दूरी चाहिए। अगर हम बात करें हमारे प्लस क्यू चार्ज से दूरी हमें मालूम होनी चाहिए, और माइनस क्यू चार्ज से भी दूरी मालूम होनी चाहिए। तो हम दूरियां निकालते हैं। ये तो मध्य बिंदु है, तो इस टोटल लेंथ को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये भी L और ये भी। प्लस क्यू चार्ज से दूरी निकालें, तो यहां से दूरी हमें चाहिए, ये टोटल दूरी R है, ये L है। अगर L निकाल दे तो शेष दूरी नहीं मिलेगी ना, तो ये दूरी हो गई R माइनस। कंफर्म। अब हमें माइनस क्यू से दूरी चाहिए, तो यहां तक की दूरी तो R है, अगर इसमें हम L को जोड़ दें, तो ये दूरी कितनी हो गई, R प्लस L। मतलब माइनस क्यू चार्ज से दूरी कितनी है, R माइनस L। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों को परस्पर Q दूरी पर रख कर निर्मित किया गया है। इसके मध्य ये नहीं तो से अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो हमें गणना करनी है इस बिंदु P पर, तो दोनों आवेशों के वैद्युत क्षेत्र हम निकालें। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो भाई प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र को क्या माना है हमने, E1। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। R दूरी है, तो प्लस क्यू से दूरी कितनी है, R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो माइनस क्यू के वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या माना है, E2, और दूरी क्या है, R प्लस L। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कंफर्म है। हम जानते हैं कि चूंकि E1 व E2 विपरीत दिशाओं में है,
भाई हमने देखा कि डायरेक्शन दोनों के क्या है, अपोजिट है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र, भाई अभी हमने कहा ना कि अगर हमारे सदिश अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या मिलेगा, E1 माइनस E2। कोई समस्या नहीं। अब हम वैल्यू रखें तो हमारा E बराबर E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन लें तो कॉमन मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q, बचा क्या, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q, एलसीएम क्या मिलेगा, तो R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर एक गुणा करते हैं तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q, प्रसार करें तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस माइनस 2RL, और बटे में इसे R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर कर दे, भाई दोनों का स्क्वायर का तो होल स्क्वायर कर दे, ब्रैकेट ओपन करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह बदलेंगे, और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई एक ब्रैकेट में ही माइनस बी, दूसरे में A प्लस बी होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऊपर R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कटेगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q, 2RL में 2RL जोड़ेंगे 4RL, और ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, इसे हम 2 इंटू Q को अंदर लेके आ जाए तो 2QL इंटू R, 2 को हमने लिखा, 4 को लिखा हमने 2 गुणे 2, और Q इंटू L है और R है हमारे पास, और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। अब एक चीज यहां पर हमें जोड़नी होती है, हम लेके चलते हैं कि हमारे वैद्युत द्विध्रुव का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है हमने पहले ही डेफिनेशन में कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश है वो अल्प दूरी पर रखे गए हैं, मतलब इसकी जो लेंथ है ये हमारी दूरी की तुलना में बड़ी कम है, मतलब कि L इज टू लेस देन R, L R की तुलना में बड़ा छोटा है। तो भाई किसी छोटी राशि का अगर हम वर्ग करेंगे ना तो वो और भी छोटा हो जाएगा, जैसे 0.1 का वर्ग करें तो 0.01, 0.1 1/10 था और 0.01 1/100 हो गया। तो L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, मतलब अब हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर में से L स्क्वायर को छोड़ देंगे क्योंकि वो R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, अगर इसे घटाएंगे तो R स्क्वायर की वैल्यू में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, और साथियों अगर याद आ रहा हो ये 2QL किसकी वैल्यू है, T की,
P को हमने कहा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और P का फॉर्मूला मिला था 2QL। तो ये 2QL किसकी वैल्यू है? P की गुणे में R, और ये R स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई हमने इस L स्क्वायर को छोड़ दिया, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R की पावर 4। R से R की एक पावर कटेगी, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R3। ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने जो चर्चा की वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब हम चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमने बताया भी कि निरक्षीय स्थिति का मतलब कि बिंदु हमारे वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है। तो अब हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, एक मिनट, अब हम कोई वैद्युत द्विध्रुव लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये +Q और -Q आवेशों को 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। अब इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, ये दूरी कितनी हमें लेनी है? R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अब इस बिंदु P की बात करें तो इस बिंदु P पर सेम अक्षीय स्थिति की तरह हमारा +Q भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, -Q भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे परिणामी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। अगर हम इसे मिलाएं तो ये हमारे +Q को मिलाने वाली रेखा और ये हमारे -Q को मिलाने वाली रेखा। हमने अभी भी कहा था कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर हम प्लस का चार्ज रखते हैं। अगर हम इस बिंदु पर प्लस का चार्ज रख दें तो ये प्लस का चार्ज प्लस के चार्ज को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, कुछ इस तरह, और ये माइनस का चार्ज इसे क्या करेगा? आकर्षित, कुछ इस डायरेक्शन करेंगे। +Q के वैद्युत क्षेत्र को हम मानते हैं E1 और -Q के वैद्युत क्षेत्र को हम मानते हैं E2। अब ये दोनों सदिश ना तो सेम डायरेक्शन में है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब हम इन्हें घटकों में वियोजित करेंगे। हम मानते हैं कि इसने जो कोण बनाया है वो थीटा है, और यहां अगर हम एक क्षैतिज खींच दें तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा। क्यों होगा वो भी देख लें। भाई ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर, ये एकांतर कोण आपस में बराबर ये थीटा होगा, और इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, मतलब ये थीटा कोण बनाएगी तो ये भी कितना बनाएगी? थीटा। इस क्षैतिज के साथ ऊपर भी कितना कोण बनेगा? थीटा। क्योंकि त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये कोण भी हमें कितना मिलेगा? थीटा मिलेगा। अब हम E1 को घटकों में वियोजित करें तो E1 के दो घटक, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 sin थीटा और क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा।
ये हमने 11th में पढ़ा है सदिशों का वियोजन। E2 की बात करें तो E2 का डायरेक्शन नीचे है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक भी नीचे। ये E2 साइन थीटा और क्षैतिज घटक तो इसी डायरेक्शन में मिलेगा, ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। कंफर्म है? हमने दोनों को घटकों में वियोजित किया है। E1 के दो घटक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा, क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा। E2 के दो घटक ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा और क्षैतिज घटक E2 कॉस थीटा। अब ये जो घटक है E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन जो E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा ये सेम डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो इनके योगफल के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो हमें आवेशों से दूरियां चाहिए होती हैं, तो दूरियां भी निकाल लें। ये दूरी हमने कितनी मान रखी है? r। ये टोटल लेंथ 2l है, तो ये हाफ l होगा और ये भी हाफ क्या होगा? l। ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सेम ऐसे यहां भी चले तो ये भी कर्ण है और कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मतलब दोनों ही भुजाएं कितनी है? अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आइए कैलकुलेशन करते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों को परस्पर 2l दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर, बिंदु हमारा क्या है? P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अब एक एक का वैद्युत क्षेत्र निकालें तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो वही प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या माना था? E1। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपान r स्क्वायर। दूरी हमारी r है ना, ये दूरी चाहिए, और ये दूरी कितनी है? अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, तो मिलेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब सेम ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो भाई माइनस क्यू के वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या माना था? E2। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मतलब ये E1 और E2 दोनों परिमाण में बराबर है। अब हम
E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर, अगर हम घटकों में वियोजित करें तो हमारे ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा या E2 साइन थीटा विपरीत दिशाओं में है, अतः परस्पर निरस्त हो जाएंगे। निरस्त क्यों होंगे भाई? क्योंकि E1 और E2 दोनों परिमाण में बराबर है। अभी हमने निकाला ना, दोनों परिमाण में क्या है? बराबर है। दोनों के साथ अगर हम साइन थीटा जोड़ दें तब भी दोनों बराबर है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इन्हें घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो समान राशियों का डिफरेंस क्या मिलेगा? 0। तो हमने कहा कि ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे से क्या हो गए? निरस्त हो गए। अब बात बची क्षैतिज घटकों की। अगर हम इनके क्षैतिज घटकों की बात करें तो ये क्षैतिज घटक दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा समान दिशाओं में है, अतः परस्पर जुड़ जाएंगे। तो इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर इन दोनों के योगफल के बराबर, तो E1 cos थीटा अब प्लस E2 cos थीटा। E1 कितना? पहले तो cos थीटा कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो बचा E1 प्लस E2 cos थीटा। E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E2 भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। दोनों सेम है तो एक में एक जुड़ेगा, कितना मिलेगा? 2। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब अगर हम cos थीटा की वैल्यू रख दें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए cos थीटा, ये थीटा है, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? L, और कर्ण कितना है? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर गुणा करें 2QL, और ये समान राशियां हैं। समान राशियों का गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं। पहले की घात है 1 और दूसरे की घात कितनी है? 1/2। रूट का मतलब 1/2। जोड़ेंगे तो घात हो जाएगी 3/2 होगी। अब हम जानते हैं कि चूंकि L इज सो लेस देन R, अच्छी स्थिति में भी हमने किया था, तो इसलिए L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। नगण्य होगा तो हम फिर क्या करेंगे? L स्क्वायर को छोड़ेंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान R स्क्वायर की पावर 3/2, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2QL, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमने दर्शाया किससे था? T से। और ये घातों पे घात है तो घातों का गुणा करते हैं, ये 2 से 2 कटेगा तो क्या मिलेगा साथियों? RQ। और यही वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो ये तो हमने चर्चा की है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का व्यंजक क्या होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण पर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कि बलयुग्म क्या है और बलयुग्म आघूर्ण क्या है। इनको जानते रहेंगे तो ही हम आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो पहले यह जाना जाए कि बलयुग्म है क्या। बलयुग्म क्या है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु पर 2 बल काम कर रहे हैं, तो युग्म माने जोड़ा, मतलब 2 बल काम कर रहे हैं, दोनों बलों के परिणाम बराबर है। मतलब अगर एक 5 न्यूटन का है तो दूसरा भी 5 न्यूटन का ही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। मतलब एक अगर मान लीजिए ऊपर की ओर काम कर रहा है तो दूसरा किधर काम करेगा? नीचे की ओर। मतलब अगर किसी वस्तु पर परिमाण में समान किंतु विपरीत दिशाओं के 2 बल कार्य करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? बलयुग्म। ये हमारे 11th का जो चैप्टर था घूर्णन गति, उस घूर्णन गति में हमने इसे पढ़ा भी कि बलयुग्म क्या है कि अगर किसी वस्तु पर परिमाण में समान किंतु विपरीत दिशाओं के 2 बल कार्य करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं बलयुग्म। अब बलयुग्म आघूर्ण क्या है? मान लीजिए कि कोई वस्तु है और इस वस्तु पर बलयुग्म कार्य कर रहा है, मतलब इस पर 2 बल लग रहे हैं जो परिमाण में समान है लेकिन डायरेक्शन इनका क्या है? अपोजिट। इनके बीच की दूरी अगर मान लीजिए r है तो कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर बलयुग्म कार्य कर रहा है तो इस बलयुग्म के किसी एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। टाउ बराबर हो जाएगा F इंटू आर। बलयुग्म का कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये कंफर्म है कि बलयुग्म क्या है, बलयुग्म आघूर्ण क्या है। अब देखना यह है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो क्या वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म लगता है? बलयुग्म लगेगा तो ही हम बल आघूर्ण ज्ञात कर पाएंगे। तो देखा जाए कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो उस पर बलयुग्म कार्य करता है कि नहीं करता। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये मान लीजिए कि हमने इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो कि +Q और -Q आवेशों को 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। इसके एक सिरे को हम मानते हैं E और दूसरे सिरे को मानते हैं B। ये हमारे वैद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है वो थीटा है। कंफर्म? अब जो हमारे वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है, हमने पढ़ा था ना कि वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत क्षेत्र में धन सिरे से चलकर
ऋण सिरे पर समाप्त होती है। मतलब ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस से चलकर माइनस पे समाप्त होगी। तो ये हमारा प्लस का सिरा और ये हमारा माइनस का सिरा। ये वैद्युत द्विध्रुव का ये सिरा पॉजिटिव है, तो माइनस का चार्ज इसे अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इस पर बल लगाएगा। ये माइनस वाला सिरा, तो प्लस वाला सिरा भी इसे आकर्षित करेगा, ये भी इस पर बल लगाएगा। मतलब बल दोनों सिरों पर लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहे हैं। लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F इज इक्वल टू क्या, E इंटू क्यू। मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र समान है, आवेश की मात्रा समान है, तो लगने वाले बल भी क्या होंगे, समान होंगे। यहां अगर हम देखें तो ये पूरा वैद्युत क्षेत्र एक ही वैद्युत क्षेत्र है। मतलब इन दोनों आवेशों के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। इसको हमने कैपिटल ई माना। वैद्युत क्षेत्र तो दोनों आवेशों के लिए समान है। और भाई वैद्युत द्विध्रुव में जो हम आवेश लेते हैं वो भी तो समान होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र समान है, आवेश की मात्राएं समान है, तो दोनों बल भी क्या होंगे, समान। मतलब ये बलयुग्म बना रहे हैं। अब ये बलयुग्म क्या करेगा, इसे घूर्णन करवा के वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा। अब हमें इसी बलयुग्म के कारण बलयुग्म आघूर्ण निकालना है। जब हम बलयुग्म आघूर्ण निकालेंगे तो हमें इसके एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए होगी। लंबवत दूरी निकाले तो इस बल का डायरेक्शन ये है और इस बल का डायरेक्शन ये है। लंबवत दूरी निकालेंगे तो लंब डालेंगे, हम लंब डालते हैं। मान लीजिए ओ पर मिल रहा है, तो लंबवत दूरी हमारी कौन है, ओ ए। इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन जब कर लेंगे तो यही इनके बीच की लंबवत दूरी होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आइए अब हम चलते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। तो कंफर्म है भी, हमने बताया भी कि हाँ भाई हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर एक बलयुग्म क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों को परस्पर 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र की दिशा से
थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब हमें क्या चाहिए? बलयुग्म का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ताऊ बराबर क्या? तो बलयुग्म का एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर क्या मिला? बलयुग्म के प्रत्येक बल क्या है? F, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? OA। अब हमें OA की कैलकुलेशन करनी है। हम आते हैं त्रिभुज AOB में, तो ध्यान दीजिए कर्ण है, हमें क्या चाहिए? लंब। लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब है OA और कर्ण है 2L, तो OA बराबर क्या मिला? 2L साइन थीटा मिलेगा। अब हमें टाउ बराबर क्या मिला? तो टाउ बराबर F इंटू 2L साइन थीटा। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि चूंकि E बराबर F अपान Q, तो F इज इक्वल टू E इंटू Q। तो इसलिए टाउ बराबर F का मान E इंटू Q, और इंटू में क्या है? 2L साइन थीटा। या टाउ बराबर, इनको कंबाइन कर दे तो 2QL इंटू E साइन थीटा। और साथियों 2QL किसकी वैल्यू है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की, तो इसकी वैल्यू P, तो टाउ बराबर मिलता है PE साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको सदिश के गुणनफल याद आ रहे हैं, तो हमने पढ़ा था A क्रॉस B बराबर मॉड A मॉड B साइन थीटा। याद आ रहा है? तो अगर हम इसे सदिश रूप में लिख दें, तो सदिश रूप में टाउ बराबर मिलेगा P क्रॉस E, क्योंकि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। तो A की वैल्यू P है, B की वैल्यू E है, तो सदिश रूप में टाउ बराबर क्या मिलेगा? P क्रॉस E। तो साथियों ये पहला पार्ट आज हमारा समाप्त होता है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लास्ट टॉपिक है। तो ये पहला पार्ट हमारा यहां समाप्त होता है। कल से हम इस पार्ट से रिलेटेड कुमार मित्तल की किताब के न्यूमेरिकल को सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में इस पार्ट के न्यूमेरिकल के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।